नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। एक विषय है जिसकी प्रतीक्षा काफ़ी दिनों से हो रही थी। 25वां दिन मान लीजिए, 25वां दिन आज का दिन है, लेकिन कल 24वां दिन था जिस दिन कुछ बातें होती हैं। और बात कुछ ऐसी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर एक कर्रेगुट्टा एक पर्वत है, कहिए पर्वतों की एक का समूह कह लीजिए। बहुत से पर्वत वहाँ पर हैं जहाँ पर कि नक्सलियों ने अपने अलग अलग ठिकाने बना रखे थे। रिपोर्ट में आपको हम तो सब दिखा चुके हैं, लेकिन आप समझिएगा कि किस तरीके से, समझ लीजिए कि उनकी एक तरीके से अघोषित राजधानी थी। 250 गुफाएं जहाँ पर कि उनका सुरक्षित ठिकाना था, उनके लिए अस्पताल, उनका शस्त्रागार, शस्त्र बनाने की फैक्ट्रीज, समझ लीजिए कैसा स्थान था। वहाँ पर सुरक्षा बल पहुँचे हैं और सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता पाई है। जो कल का अपडेट था यही था कि 31 नक्सली वहाँ मार गिराए गए हैं, 17 महिला 14 पुरुष। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है, जैसा मैंने कहा, वो ठिकाने खोज निकाले गए हैं जहाँ पर कि शस्त्र बनते थे, जहाँ पर कि सुरक्षित ठिकाने थे, प्राकृतिक गुफाएं थी 250 या उससे ज़्यादा। लेकिन सुरक्षा बल वहाँ जब पहुँचे तो ऐसे समझिए रास्तों को पार कर, जिसे कि नक्सली अभेद्य मानते थे, उन रास्तों को पार किया। आईडी लगी हुई थी जिनसे बचकर निकलना ही नहीं, उन्हें डिफ्यूज़ करना भी आवश्यक था, क्योंकि वापसी भी उसी रास्ते से होनी थी, तो मार्ग सुरक्षित होना था। ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके बाद राजनीति भी इस पर शुरू होती है। राजनीति कैसे शुरू होती है? राजनीति तो कई दिन पहले शुरू हो चुकी थी। ऐसे शुरू होती है कि कांग्रेस ये पूछती है कि भाई ऑपरेशन संकल्प क्या कुछ था क्या, एक बात करती है। दूसरा ये कहती है कि कहीं आदिवासी तो नहीं मारे जा रहे हैं। तीसरा सवाल ये करती है, मैं सवाल पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊँगा, सीधे वो वक्तव्य सुनाऊँगा जो नेता कह रहे हैं। तीसरी ये बातें हैं कि वहाँ पर जिन अस्पतालों में बीजापुर के किसी का इलाज चल रहा था, वहाँ पर मीडिया और बाकी लोगों को जाने से क्यों रोका जा रहा था। ये सब कुछ कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस का एक तरीके से कह लीजिए सवाल के साथ साथ आरोप भी है। तो इसे लेकर राजनीति शुरू होती है, और राजनीति कहाँ तक पहुँचती है इस पूरी चर्चा में साझा करेंगे आपके साथ अपने विशेष अतिथियों के माध्यम से। पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं नेतागढ़। सरकार के साथ नक्सल ऑपरेशन में हम लोग साथ में रहे। हम लोग आपत्ति तभी करते थे जब कोई निर्दोष मारा जाता था, फर्जी इनकाउंटर होते थे, उसमें हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है। अभी जिस प्रकार से खबरें आई है, बीजापुर और तेलंगाना के बीच के जो पहाड़ को ये लोग घेर लिए थे, कई दिनों तक के पूरा घेर के रखे, और उसके बाद जो प्रेस रिलीज आया कि 8 मई की घटना, और इसमें 31 माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशन संकल्प एलांग छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पास, ये उनका बयान आया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भूपेश बघेल जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो नक्सल उन्मूलन के पक्ष में है कि नहीं है। देखिए, बार बार इस तरह से प्रश्न उठाना ये उचित नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है कि कैसे हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को बधाई और शुभकामनाएं देने के बजाय उस पर प्रश्न उठाना ये वाजिब नहीं है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी स्वागत है। श्रुति शुक्ला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही शुरुआत कर लेता हूँ श्रुति जी, क्योंकि सवाल आपके हैं, जवाब देना है गंधर्व जी आपको। बताइए इसे लेकर क्या संशय। वो तो कह रहे हैं ना, सुरक्षा बल के जवान 25 दिन आज हो गए दुर्गम इलाके में, दुरूह परिस्थितियों में, फिर भी ऑपरेशन चला रहे हैं, मुठभेड़ कर रहे हैं। फिर आपके, मैंने जैसा शुरू में ही कहा, कुछ सवाल आते हैं। अब आप अपने श्रीमुख से बता दीजिए वो क्या सवाल हैं। हो सकता है कि आज कुछ और सवाल बढ़ गए हों। जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर। जी। और संजय जी, जी। देखिए,
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और बहुत आश्चर्य की बात है कि बीजापुर में कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में लगभग 24 दिन से जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जवानों के द्वारा चलाया जा रहा था, जिस पर जी। प्रेस वार्ता लेकर के उन्होंने सूचना भी दी कि इतने दिनों से यह ऑपरेशन चल रहा था और उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि गृह मंत्री जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जी। माननीय विजय शर्मा जी, उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का खंडन कर दिया। आपने भी सुना होगा इस चीज को। मतलब आप विपक्ष को तो छोड़ दीजिए संजय जी, मतलब आप इनके खुद की भी सरकार में किस प्रकार की खींचातानी है, आप उसको देख लीजिए। भूपेश बघेल जी ने जो सवाल उठाया उसका तो आंसर हम देंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई गंधर्व पांडे जी से पूछना चाहूंगी कि जो आपकी ही पार्टी के गृह मंत्री ने आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री के जो बयान का इन्होंने खंडन किया है कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या था? मतलब छत्तीसगढ़ में इतने दिनों से जो नक्सलवाद के खिलाफ हमारे जवान भाई जो ऑपरेशन चला रहे अपनी जान की बाजी लगा करके, तो वो क्या मतलब ऐसी मतलब आप चलिए श्रुति जी चलिए मैं सीधे जवाब पहले ले लेता हूं गंधर्व जी से। ये एक सवाल बड़ा सवाल है, ये सीधे इसका जवाब ले लूं फिर आता हूं मैं। गंधर्व जी सुना होगा आपने, सीधे जवाब दे लीजिए। सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार जी। सभी को जय जोहार। बहन श्रुति शुक्ला जी ने जिस प्रकार से कहा तो उस समय ये ऑपरेशन अंडर गोइंग था, तो उस समय कुछ रहती है जिम्मेदारी, तो इस प्रकार से चीजें सार्वजनिक हो वो तुरंत उस समय के लिए सही नहीं था कि आगे और कितने सर्कल पे क्या सारी चीजें हैं। सुरक्षा कारणों को लेकर के एक मिसकम्युनिकेशन इस प्रकार की चीजों को कहा जाता है ताकि और कोई सुरक्षा घेरा हो तो उससे हमारे जवानों को या जो हमारी बटालियन वहां से निकलने वाली है, लगभग वहां 24,000 जवान तैनात थे। सीआरपीएफ, डीआरजी, कोबरा बटालियन, अलग अलग कैडर के हमारे सारे सिपाही जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारी भारतीय सेना के, वो वहां पर थे। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस प्रकार से उस समय कहा गया था। उसके बाद जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि किस प्रकार से 1000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को नष्ट किया गया, 4 वेपन्स बनाने की, हथियार बनाने की फैक्ट्रियां थी उनको ध्वस्त किया गया, हॉस्पिटल बना के रखे थे उसको ध्वस्त किया गया, केरू गुट्टा की पहाड़ियों पे जो उनका एक कब्जा था, जो उनको वो अपना हेडक्वार्टर बना के रखे थे नक्सलिज्म का, उसको ध्वस्त किया गया। और मैं बार बार जिस प्रकार से अभी तक के इस विषय में आग्रह करता हूं, पुनः आग्रह करूंगा, अगर कोई भी ऐसी विचारधारा का है जो नक्सली विचारधारा हो और मुख्य धारा से कटा हुआ हो और वो आकर के अपना आत्मसमर्पण करना चाहता है तो निश्चित तौर पे आए, सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी ताकि वो मुख्य धारा पे आ सके, सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आकर के जुड़े, हिंसा छोड़े। ठीक है अनिल जी, ये तो एक बात हुई, इसमें तो राजनीति ठीक है वो तो चलेगी, लंबी चलेगी क्योंकि और भी विषय है, मैं आऊँगा श्रुति जी के पास। एक बात है कि इसी बीच जो नक्सली सेंट्रल कमेटी प्रवक्ता का अभय एक पत्र आता है, कथित पत्र ही कहिए क्योंकि सरकार भी कह रही है इसकी प्रामाणिकता की जांच होगी, तो उस पत्र में फिर से दोहराया गया है, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है। आदरणीय मोदी जी, आपकी सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार है या नहीं, स्पष्ट करें, शांति वार्ता की अपील की है। तो ये अब बार बार मैं समझता हूं चौथा या पांचवा पत्र होगा, पर्चा होगा जो कि मिला है, तो क्या लगता है ये शांति वार्ता संभव दिखाई देती है या फिर लगता है कि नहीं अब निर्णायक स्थिति में है, आर या पार ही ज़्यादा दिख रहा? जी देखिए संजय जी, ये जो इस तरह के पर्चे आना पहली बार नहीं, दूसरा या तीसरा पर्चा है ये कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों के अंदर जो है खलबली मची जो है, ये उनके बैकफुट पर आने की ये मतलब उनका प्रमाण है कि बैकफुट पर आ गए नक्सली। ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले नक्सली जो है वो तो कहीं पर भी पर्चा लिखकर फेंक देते थे कि ये बीजापुर बंद, ये कोंटा बंद, ये फलाना बंद, 7 दिन का शहीदी सप्ताह। तो अब आज के दौर में शहीदी सप्ताह तो बनाया ही नहीं जा पा रहा उनके शहीदी स्मारक सारे जितने भी बना के रखे थे उन्होंने, उनको तोड़ते चले जा रही है पुलिस। और दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप एक पहाड़ी पर जो हेडक्वार्टर था, देखिए आज तक तो उस हेडक्वार्टर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि डबल फिगर में नक्सलियों के मारे जाने का
ये हाल के 2-3 साल में ही जो है दिख रहा है, नहीं तो वरना इसके पहले जो है हमारे जवान डबल फिगर में मारे जाते थे। मुझे तो याद है मलकानगिरी से जब वो जो आंध्र प्रदेश के जो हाउंड्स थे, जो उनका स्पेशल कमांडो थे, वो लौट रहे थे तो पूरे के स्टीमर को ही डुबा दिया था। गलती से वो स्टीमर में बैठ गए थे, पैदल चलते चलते थक गए थे, तो पूरे स्टीमर 100 से ज्यादा कमांडो को वहीं उन्होंने मार डाला था। वो भी नक्सलवाद का एक दौर था जब वो जो चाहते थे होते थे। एर्राबोर का जो सल्वाजुडम जो महन कर्मा ने चलाया था, स्वर्गीय महन कर्मा ने, तो वो एर्राबोर के कैंप में जब नक्सलियों ने 2-2.5 साल की बच्ची नहीं देखी, बूढ़ा नहीं देखा, जब उन्होंने फायरिंग की कैंप को घेर कर, तो मतलब उसमें भी सैकड़ों की जो है वो मतलब हत्या की थी नक्सलियों ने, बच्चे भी थे, आदिवासी भी थे। वो हौसला जो है नक्सलियों का अब कहीं नहीं दिखता। अब मामला उल्टा हो गया है। और देखिए, भय और साहस दोनों संक्रामक चीजें। जब नक्सलियों में साहस था तो वो साहस दिखा रहे थे, और अब उनमें भय है तो भय का परिचय दे रहे हैं, बार बार पर्चा दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मंशा कहीं स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात, ऐसे पत्रों की कोई प्रामाणिकता नहीं होती। तीसरी बात, अभय नाम जो है छद्म नाम है, इनके तो बहुत सारे नाम होते हैं, कभी गोपन्ना हो जाता है, कभी फलाना अन्ना हो जाता है, तो उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। एक बात महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और जो कंबाइंड जो सारी फोर्सेस का जो कंबाइंड ऑपरेशन चल रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सफलता है, जो 31 नक्सलियों को मार गिराने की, ये बहुत बड़ी सफलता है। और इसी की बौखलाहट के का जो है परिणाम है, जो नक्सलियों ने कांग्रेस के जो नेता है जो भंडारी, उनकी हत्या की, तो ये बौखलाहट है। कहीं ना कहीं नक्सली वापस अपनी जमीन खोजने के लिए लगे हुए, उनको ऐसा लग रहा है। पहले देखिए, पहले संजय जी, नक्सलियों के मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पुलिस तक नहीं आती थी, लेकिन पुलिस के मूवमेंट की नक्सलियों को इंफॉर्मेशन मिलती थी, और वो एम्बुश लगाकर जो है वो उनको घात लगाकर हमला करते थे और मार देते थे। आज उल्टा हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट जो है वो नक्सलियों का खत्म होते जा रहा है। लोकल सपोर्ट अगर आप तोड़ेंगे नहीं, तो ये गुरिल्ला वार पद्धति का है नक्सलवाद, तो इसमें आप नहीं जीत सकते। तो नक्सलवाद का जो कमर तोड़ दी है सरकार ने लोकल सपोर्ट हटा के। जी श्रुति जी, एक बात बताइएगा कि जैसे आप पूछा गया है, मैं देख रहा था, कहीं ये आदिवासी तो नहीं मारे जा रहे हैं, तो आप ये सवाल क्यों उठाते हैं सुरक्षा बलों पर बार बार? इसीलिए मैडम इस बार क्या किया, ऑपरेशन तिरंगा के बाद सेना वीडियो बनाकर लाई कि भैया वीडियो पहले दिखा दो, 4 मिनट का 3 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दो कि ये देखो हमने मारा है। वैसे ही मैं देख रहा था कि ये जो चल रहा है अभियान कर्रेगुट्टा में, यहाँ भी बाकायदा पहले एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है कि हमने क्या किया ऑपरेशन, हमारे भी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, शायद आप देखेंगी। तो ये सवाल, अब फिर आप कहते हैं नहीं सुरक्षा बलों पर कोई सवाल नहीं, तो ये बताइए ना मैडम, उस पहाड़ी पर गोली चलाने वाला सुरक्षा बल का ही तो जवान है, वही तो गोली चला रहा है। कि नेता वहाँ गोली थोड़ी चला रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता गंधर्व जी वहाँ गोली थोड़ी चला रहे हैं, ना कांग्रेसी गोली चला रहे हैं, वो गोली तो सेना सुरक्षा बल चला रही है ना। तो सवाल भी आप सुरक्षा बलों पर उठा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आदिवासी मारे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि सुरक्षा बल आदिवासियों को मार रहे हैं, उनसे उनकी क्या लड़ाई है? तो ये दो बातों में कंट्रोवर्सी कैसी, थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। या तो सुरक्षा बलों को सलाम प्रणाम एक बात, या फिर ये कहिए कि आदिवासी मारे जा रहे हैं दूसरी बात। ये दोनों एक साथ कैसे कह सकती हैं आप? इधर सलाम प्रणाम और फिर इधर कहिए कि आदिवासी मारे जा रहे हैं। या तो दो में से एक ही काम कर रहे हैं ना मैडम वो। जी श्रुति जी। जी देखिए संजय जी, दोनों बातों को मैं स्पष्ट कर देती हूँ। देखिए, जब जवानों के द्वारा जो फायरिंग की जाती है जी, तो निश्चित ही वो जो फायरिंग है वो तो नक्सलवाद के ऊपर, नक्सलियों के ऊपर ही की जाती है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि देखिए, जब आसपास से कोई आम आदमी भी वहां से गुजरता है या स्थानीय व्यक्ति वहां का जो वहां रहता होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में उन पर वो गोली लग जाती है। ऐसा होता है, जैसे झीरम घाटी जब हमला हुआ था उसमें भी नक्सलियों ने जो हमला किया था नेताओं के ऊपर, तो उसमें कुछ आम आदमी को भी चोट पहुंची थी और आम आदमियों की भी उस समय जो है वो शहादत को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसी सब चीजें होती। एक बात। दूसरी बात, देखिए अभी उसी क्षेत्र में कांग्रेस के एक मतलब अच्छे मतलब नेता, अच्छे जनाधार वाले नेता थे कांग्रेस के, जिनकी हत्या नक्सलियों द्वारा कर दी गई। तो वो भी वहां पे कांग्रेस के नेता होने से पहले वो वहां के स्थानीय आदिवासी स्थानीय व्यक्ति हैं वो। एक बात ये।
दूसरी बात कि देखिए, चाहे नक्सलियों के द्वारा हो या तो फिर जवानों के द्वारा भी अगर फायरिंग की जाती है तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष जो है जवानों के ऊपर सवाल दाग रही है। देखिए, जवान जो है वो बधाई के पात्र हैं, उन पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी तो परिस्थिति फिर में सवाल कई किस बार पर ऐसा कर होता रही है हैं? कि कांग्रेस किस पर सवाल कर रही वही है? संजय जी, मैं वही मतलब कि जी। ऐसी परिस्थिति में कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो है निर्दोष आदिवासी जो है वो इन सब में मतलब वो इन सब के लपेटे में आ जाते हैं। जैसे बीच में आपने देखा भी था मीडिया के क्या माध्यम से भी समाधान कुछ बात चाहती हैं? सामने क्या आई। समाधान चाहती है श्रुति जी? वो अगर किसी मैं निर्दोष को, जो कहना नहीं चाह होना रही चाहिए, संजय आप जी, कह रही हैं, मैं भी मीडिया कह के रहा हूँ, माध्यम से गंधराज जी भी कह रहे हैं, अनिल जी भी कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सजा देंगी आप? बिल्कुल, देखिए मीडिया के माध्यम से बीच में ये बात सामने आई थी कि कैसे मतलब निर्दोष आदिवासियों के ऊपर भी इस प्रकार की चीजें हो गई थी, जो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। इसका समाधान बस यही है कि देखिए, जो भी प्रक्रिया है वो बहुत सुरक्षा की दृष्टि से की जाए, क्योंकि हमारे जवान भाई भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट रखते हैं जितने वहाँ के आम आदमी, वहाँ के स्थानीय जो है आदिवासी मायने रखते हैं। जी इसमें बस इतनी सी बात है, इसमें ये नहीं है इसका मतलब कि हम जवानों के ऊपर सवाल डाल रहे हैं। जी, वो क्या होता है ना मैडम कि जो नागरिक बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। नहीं तो हो सकता था कि अगर दो एयर स्ट्राइक हो जाता तो शायद सब खत्म हो जाता, लेकिन पता है कि इस एयर स्ट्राइक से बहुत कुछ यहाँ का भी जा सकता है। हालांकि स्पष्ट कर दूं, डिस्क्लेमर, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है कि यहाँ सेना कूदे या फिर उसकी आवश्यकता हो। गंधर्व जी जवाब दे लीजिए इसी प्रश्न पर, दोहराऊंगा नहीं। यही कह रही हैं कि कई बार गोली लग जाती है और आप लोग छुपा जाते हैं, यही कह रही हैं? कुल मिला के कहने का अर्थ यही होगा। देखिए, बहन श्रुति जी ने जो कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि कई बार काउंटर फायरिंग में बाय मिस्टेक, बाय कोइंसिडेंस अगर किसी सिविलियन के साथ इस प्रकार की चीजें हो जाती है तो निश्चित तौर पे सरकार उनके हित के लिए काम करती है। उन्हें जो मुआवजा और जो सारी चीजें दी जानी चाहिए वो दी जाती है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है तो एक डेफिनेटिव इंटेलिजेंस और उसके आधार पे कंडक्ट किया जाता है। जब वहां पर एक डेफिनेटिव इंटेलिजेंस रहता है कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो वहां पर काउंटर नक्सलिज्म ऑपरेशन चलाया जाता है। अब उस दौरान बीच में हो सकता है कई स्थानीय सहयोगी हो जो वहां पर सिविलियन की भूमिका में भी दिख रहे हो पर कहीं ना कहीं वो नक्सलवादी से जुड़े हैं, तो उन लोगों का भी कई बार इसमें एनकाउंटर हो जाता है, जिसको भी बढ़ा चढ़ा करके विपक्ष ये प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहा पूर्व में भी कि इसमें सिविलियन थे। फिर इसके साथ ही साथ जो बहन ने अभी उत्तर दिया, उनका जो स्टेटमेंट है वो इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के स्टेटमेंट से कितना भिन्न। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा भूपेश बघेल जी का भी स्टेटमेंट एक बार सुने और बहन श्रुति शुक्ला जी ने जो कहा दोनों का स्टेटमेंट सुने कि दोनों के कहने का तर्क क्या है। और वास्तव में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक की डेडलाइन को अंतिम मानते हुए हम नक्सलवाद उन्मूलन के खिलाफ अपनी योजना चला रहे हैं, नई नक्सल नीति बनाई है, सभी से बार बार आग्रह कर रहे हैं मुख्य धारा में जुड़ जाइए, तो नहीं जुड़ेंगे और हमारे देश की जनता का, हमारे फौजियों का अहित चाहेंगे, उनके साथ इसी प्रकार का कृत्य होगा। नेता चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, सभी के नेता शहीद हुए हैं। लगभग अगर सन 2000 से देखा जाए तो लगभग 2000 से 2500 लोगों की इसमें शहादत है, इंक्लूडिंग आवर आर्मी। तो ये सारी चीजों को जब देखा जाता है तो ये ऑपरेशन कितना जरूरी है देश के लिए, इसका महत्व पता चलता है। छत्तीसगढ़ की एक पहचान जो पूरे देश में नक्सलिज्म के कारण बन चुकी है, उसे दूर करके विकास की गाथा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसमें भी हमें विजयश्री प्राप्त होगी। ठीक है अनिल जी, एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था जो कि अभी भी आया है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी का है। वो कह रहे हैं उसमें कि हम नक्सलियों, ये पर्चा जो मैं जिसकी बात कर रहा था उसके बाद ही आता है कि हम नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने एक बात जोड़ी है और बड़ी अहम बात है, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। बात ये जोड़ी है, लेकिन इस वार्ता की मध्यस्थता किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं की जाएगी जो कि हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में बैठा हो और जिसे कि बस्तर के हित की कोई चिंता ना हो, बस्तर के दर्द की जिसे कोई चिंता ना हो, जिसने बस्तर का दर्द कभी महसूस भी ना किया हो, लेकिन बड़े ऐसे ऑपरेशंस के बाद उनकी चेतना जाग जाती है। उनका समझिए कि वो जो मानवीयकरण हो जाता है, और मानवीयकरण मत समझिए, वो एक होता है ना जिसे क्या कहते हैं, मानवाधिकार जाग जाता है। तो हम ऐसे लोगों से वार्ता नहीं करेंगे। तो एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ये जो लोग जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, थोड़ा बताइएगा कि कौन लोग हैं, कौन ऐसे हो सकते हैं जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं डिप्टी सीएम। देखिए, मैं समझता हूँ कि विजय शर्मा का जो स्टेटमेंट है जी,
वो बहुत सुलझा हुआ और बहुत परिपक्व है जी। क्योंकि आप इसकी शुरुआत में देखिए, जब नक्सलवाद जब बस्तर में जब पनपने लगा था तो उस समय कोंडापल्ली सीतारमैया और एम लक्ष्मण राव, मूपला लक्ष्मण राव वगैरह जब इनके लीडर होते थे जी। उस समय छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जो प्रभावित हुआ उस नक्सलवाद से, बस्तर का कोई भी स्थानीय आदमी आज तक जो है वहाँ पर उस नक्सल मूवमेंट में टॉप लीडरशिप पे नहीं पहुँचा है। वहाँ के लोग सिर्फ हथियार उठाओ, हथियार चलाओ और रिक्रूटमेंट भी कौन करता था? आंध्र प्रदेश से आए लोग जी। चाहे वो अब तो वो बहुत पुरानी बात हो गई, कोंडापल्ली सीतारमैया जा चुके, एम लक्ष्मण राव जा चुके, बहुत पानी बह चुका जी। लेकिन विजय शर्मा का जो कहना है वो बहुत सही है कि ये जो बस्तर का जो नक्सल मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं बाहर से जो अर्बन नक्सल है उनसे कंट्रोल होता था। क्या बहुत सारे जो एनजीओ काम कर रहे थे बस्तर में जो बाद में गायब हो गए, बहुत सारे जो मानवाधिकारवादी थे जो बस्तर में काम कर रहे थे वो गायब हो गए थे। एर्राभोर की घटना के बाद या नक्सल सलवा जुड़म के आंदोलन के बाद तत्काल जो है अरुंधति राय से लेके मेघा पाटकर से लेके एक बड़ा गिरोह था, वो तत्काल दिल्ली से यहाँ आ जाता था और ना उनको हल्बी आती थी ना बस्तर के आदिवासी को हिंदी आती थी, लेकिन उनकी बात हो जाती थी, एक दूसरे की बात समझ जाते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी और किताबों में भी लिख दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विजय शर्मा ने जो कहा है कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन शांति वार्ता में शांति वार्ता बस्तर का ही आदिवासी कहे। बस्तर के शोषण की बात जो है जब आंध्र प्रदेश का जो नक्सल लीडर करता है तो वो उस पर फिर कहीं ना कहीं से जो है उसमें जो है संदेह होता है कि नक्सलवाद अगर वहाँ से बस्तर जो है हैदराबाद से अगर इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ से कमांड हो रहा है, वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर जो कंट्रोल सेंटर को जो तोड़ना है, जैसे जो ये मूवमेंट चला है, इतना बड़ा मूवमेंट चला, तो आप देखिए वहाँ पर अगर अस्पताल खुल के रखे हुए हैं, वहाँ पर अगर फैक्ट्रियाँ हैं अपना शस्त्र बनाने की, तो इतनी गुफाएं हैं, 250 गुफाएं, तो ये ऐसे ही एक दिन का तो काम नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। ये पहली बार है जो फोर्सेस वहां तक गई है। विजय शर्मा तो इसके पहले भी 1-2 बार कह चुके हैं कि कोई शांति वार्ता नहीं होगी, जो है आप बिना शर्त आइए, और सही बात है, शांति वार्ता आपको करना है। अब आज आप तो उस स्थिति में हो नहीं कि बार्गेनिंग करोगे आप, सीधी सीधी बात है। जब भारत जब वहाँ पाकिस्तान में जब वहाँ पे शांति वार्ता की बात नहीं कर रहा है, तो देखिए ऑफेंसिव मूड तो जो फोर्स का है वो दिख रहा है, फोर्स का भी दिख रहा है। ऑफ कोर्स के साथ साथ जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे कि सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, दोनों का मूड ऑफेंसिव है। और ऑफेंसिव मूड में जो है जो शांति वार्ता की बात हो रही है उसमें बिना शर्त अगर बात होती तो तैयार है। एक बात और पूछूंगा क्योंकि मैं ऑपरेशन तिरंगा के समय ये बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से सेनाएं सुरक्षा बल ही सब कुछ करते हैं, शौर्य पराक्रम उन्हीं का होता है, लेकिन एक बात होती है, वो होती है सरकार की इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति कितना रखती है? इच्छा शक्ति का ही परिणाम होता है कि सरकार सेना को फ्री हैंड देती है। इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज नक्सल ऑपरेशन में सेना के जो सुरक्षा बल के जवान हैं वहां तक पहुंच चुके हैं जहां पर कभी पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था कि ये ऑपरेशन हो सकते हैं। तो मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं उस समय की भी सरकार की बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति थी कि वो तमाम बड़े देशों के साथ भी भिड़ गई और उन्होंने वो युद्ध कर दिखाया, 2 हिस्से में बांट कर दिखाया। तो इस सरकार की इच्छा शक्ति थी। आज सरकार की इच्छा शक्ति भी दिखाई दे रही है और राज्य सरकार की भी वो इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। तो अब क्या मानते हैं कि इस बीच, इस सवाल का ही दूसरा रूप है, इस बीच जब इतने कई चरम के लगभग है वहां पहुंच गए हैं, तो ऐसे में ये ऑपरेशन रुकेगा या फिर समाप्ति हो जाएगा? नहीं, इसमें रुकने कहीं से कोई सवाल नहीं होता। ये जो मूवमेंट है, इतना बड़ा मूवमेंट है, इसमें सारे जितने भी जो अपने जो रिजर्व फोर्सेस के जो सेकंड लाइन की जो है हमारे डिफेंस के जो है लोग, वो इतने बड़ी संख्या में जो मूवमेंट चला है और कंबाइंड मूवमेंट है ये, तो ये इतनी आसानी से तो एक दिन में तैयार होने वाला मूवमेंट नहीं है। इसकी तैयारी हुई है, लंबी चली होगी और लगातार जो है, वैसे भी जो है हमारे यहाँ ज्वाइंट जो है जो बैठकें होते रही है, उसके बाद इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास तगड़ी थी, वहां तक पहुंचना ये एक बड़ी बात थी। फिर जब आप आज तक जब खुद नक्सली के जो नक्सलियों के निशाने पे जो फोर्स होती थी, आज नक्सली जो है फोर्स के निशाने पे है, परिस्थितियां उल्टी है। ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि जो फोर्स है जो आगे बढ़ चुकी है वो वापस आने की बात करेगी। दूसरी बात जो आपने कहा इच्छा शक्ति, इसमें कोई शक नहीं। और
जो चुनाव के पहले से जो अनाउंसमेंट हो रहा है, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, वो चुनाव के पहले भी कर चुके थे, चुनाव के दौरान भी किया और अभी भी लगातार कर रहे हैं। और दूसरी बात, बीजेपी इस बात को इशू बनाए बैठी है कि नहीं, हम 2026 तक हमको नक्सलवाद खत्म करना है। अगर नक्सलवाद 2026 तक खत्म करना है तो बहुत समय ज़्यादा रह नहीं गया है। तो इसलिए उनको जो है इस ऑपरेशन को जो इस ऑपरेशन का टेम्पो है, जो मूवमेंट है, वो उसको स्पीड देना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जून जुलाई के बाद जो है बरसात लग जाती है और बरसात जो है नक्सल मूवमेंट के लिए बिल्कुल सुनहरा मौसम होता है और जो फोर्सेस के लिए वो बिल्कुल मृत्यु काल होता है, क्योंकि फोर्सेस उसमें काम नहीं कर पाती। तो बरसात के 3 महीने के पहले ही इनको सारा काम कर देना है और उसकी तैयारियां दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जो इस बार जो है फोर्स आर्या पार करके ही रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में आपने जो कहा, जो बारिश का समय होता है, बारिश के समय में हरे भरे हो जाते हैं पूरे जंगल और विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप जबकि सूखा जब दिन होता है, गर्मी का, पत्ते झड़े होते हैं, दूर तक देखा जा सकता है, लेकिन उस समय जो अभ्यास भी होता है जंगलों में रहने का, वो शायद नक्सलियों को ज़्यादा होता है। तो चूँकि समय की बाध्यता है, विषय तो बड़ा है, बात की जा सकती थी। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद गंधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। अनिल पुसदकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो पूरा विषय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये विषय जैसा कि हमने पूछा भी अनिल जी से, जानने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शांति प्रस्ताव बार बार आ रहे हैं, इसके पीछे बात यही है कि वो बैकफुट पर हैं। और एक जो तारीख तय की गई है, एक डेट जो फिक्स किया गया है, 31 मार्च 2026, नक्सलवाद का समूल खात्मा। तो ये खात्मा कैसे होगा? क्या गोलियों से ही होगा या फिर इसके लिए सरकार की और भी कोई रणनीति है? ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल जिस गति से या फिर साहस और शौर्य के साथ इस अभियान में जुटे हुए हैं और उन्हें सफलता मिल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है सरकार या फिर कह लीजिए सुरक्षा बल के जवान। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।